हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। आज है चैप्टर सेकंड की बारी। चैप्टर सेकंड में भी हम 2 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 2 पार्ट आपके वीडियो आपको यूट्यूब के चैनल पर जाकर देखना पड़ेगा। आज हम पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, घास खाने वाले जंतुओं के में पाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है कि पादपों में पाचन, प्राणियों में पोषण के बाद हमने देखा है कि पाचन का किस प्रकार से प्रोसेस होता है, पाचन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से जो पाचक रस होते हैं वह क्या क्या काम करते हैं। इन सभी बातों को आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। वीडियो स्टार्ट होने वाला है ताकि वो आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है, पढ़ते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने गाय भैंस तथा घोड़े भी घास खाते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को तो देखा ही होगा। डेफिनेटली आप सभी लोगों ने गाय भैंस तथा घास खाने वाले सभी शाकाहारी जंतुओं को देखा होगा। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली यानी लगातार चबाते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं। जब वे खा न रहे हों तब भी वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय और भैंस होती हैं वह अपना मुंह कंटिन्यूसली चलाती रहती हैं, वो उनका मुंह कभी भी बंद नहीं होता। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। ठीक है, यह भाग क्या कहलाता है, रूमेन कहलाता है। आपके स्क्रीन पर जो फिगर है, जो डायग्राम है, आप उसमें देखिए कि रूमेन आपको कहाँ दिख रहा है और मुझे बताइए कि रूमेन किस जगह पर है। ठीक है, रूमेन आपको पता चला कहाँ पर है। तो क्या होता है, जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, वो जल्दी जल्दी घास को खाती हैं और क्योंकि उनके पास घास, उनको इतनी समझ नहीं होती कि आराम से खाना है, तो वो जल्दी जल्दी खा लेती हैं और खाकर अपने ही शरीर पर उन घास को इकट्ठा करती हैं। कौन से स्थान पर, वह भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। वह भाग प्रथम आमाशय यानी रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट में क्या होता है, जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। क्या होता है, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। आपको चित्र में दिख रहा होगा। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड़ कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जहाँ पर गाय अपने घास को जल्दी जल्दी खाकर इकट्ठा करती है, वहाँ पर उस घास का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है। फिर क्या करता है, जो जंतु होता है, जो गाय होती है, जो भैंस होती है, उसे इसके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पुनः अपने मुंह पे लाती है तथा जिसे वह चबाती रहती है। इसी को हम जुगाल कहते हैं। इस प्रक्रम को रोमंथन, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई कि गाय में पाचन यानी सभी जो घास खाने वाले जंतु हो उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। वह पहले तो लगातार जल्दी जल्दी घास खा लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो घास होती है वह कहाँ जाती है, वह उनके रूमेन में इकट्ठा होने लगती है, जिसको हम रूमेन को ही प्रथम आमाशय कहते हैं। यह आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। याद रखिएगा, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता। तो रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमथन, जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली करने को हम क्या कहते हैं, रोमथन कहते हैं। जुगाली करने को हम क्या कहते हैं, रोमथन कहते हैं। तो आज से आपको कोई भी गाय भैंस मिल जाए या दिख जाए, जब वो जुगाली कर रही हो तो आप उसको कहेंगे यह रोमथन कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपको ऐसे
साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करना तो बनता है। तो आप कहेंगे क्या कि वो रोमथन कर रही है। रोमथन यानी होता है जुगाली करना। आज बात समझ में आई कि रोमथन को क्या कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथी कहलाते हैं। अब जो जुगाली करते हैं वह जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट कहलाते हैं अथवा रोमथी कहलाते हैं। जो जंतु जुगाली करते हैं वह जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथी कहलाते हैं। जो जंतु जुगाली करते हैं वह जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है यानी सेलुलोज का मात्रा जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है। घास में सेलुलोज की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है जो एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सेलुलोज क्या है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बताएंगे सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होती है। सेलुलोज एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो रोमेन होता है पशुओं में, जहाँ पर वो घास जो भी खाती हैं उसको इकट्ठा करती हैं, वहाँ पर उस घास में उपस्थित सेलुलोज की मात्रा जो होती है उसको पचाने के लिए वहाँ पर विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब जो बहुत से जंतु होते हैं और कुछ मानव भी होते हैं, जैसे मानव कौन, हम लोग, हम और आप, तो जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। अब पहेली आई और बोली मुझे कुछ जानना है। तो वो जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। वो जानना चाहती है कि वो लोग इस तरह जल्दी जल्दी घास को क्यों खाते हैं, ठीक है, और पूरा दिन क्यों चबाते रहते हैं। वो हमारी तरह आराम आराम से क्यों नहीं खाते और हमारी तरह चबा चबा कर क्यों नहीं खाते। और इसी प्रकार बूझो आता है, और बूझो तो आपको पता है बूझो के बारे में हर वीडियो में बूझो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ के जाता है। तो आज इस वीडियो में बूझो पूछ रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। तो एक बात बताइए कि मनुष्य जो होता है वह घास को क्यों नहीं पचा सकता। क्या आप पचा सकते हैं घास को? आज आप एक काम करना, आज आप अपने जो आपके गार्डन होगा वहाँ से आप घास खा लेना और आपको पता चल जाएगा कि आपका पेट घास को क्यों नहीं पचा पाता। नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं करना है। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता। तो ये थी कहानी पशुओं में पाचन करने की, कि पहले जो गाय या भैंस होती हैं वह पहले तो जल्दी जल्दी खा लेती हैं, फिर उसको रुमेन में इकट्ठा कर लेती हैं एंड देन पूरा दिन जुगाली कर करके उसको पचाती हैं। और जो घास होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज को पचाने के लिए रुमेन में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो इतनी बात समझ में आई आपको। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ताकि हम अपने आप में अपडेट कर सकें कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना मत भूला करिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी सारे चैप्टर्स आपकी तरह क्लियर होते जाएं। चलिए अब बात करते हैं जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत। हमने क्षुद्रांत और बृहद्रांत के बारे में हमने मानव में जब हम पाचन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। जो छोटी आंत होती है वह बड़ी होती है और जो बड़ी आंत होती है वह छोटी होती है। तो हम अब पढ़ेंगे कि जानवरों जैसे घोड़े, खरगोश, इनमें भी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में थैलीनुमा संरचना आपको होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जो ऊपर का फिगर नंबर 1 है उसमें आप देखेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच आपको एक घुमावदार थैली जैसी संरचना दिख रही होगी। इसे ही हम अंधनाल कहते हैं।
ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि जो भोजन में सेलुलोज की मात्रा होती है, घास में सेलुलोज की मात्रा होती है, उसको पचाने के लिए पशुओं के अंदर ही एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं और वो जीवाणु इसी अंधनाल में उपस्थित होते हैं और यहीं पर भोजन के सेलुलोज का पाचन होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। तो बूझो का जो क्वेश्चन था कि जो मानव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन मवेशियों की तरह क्यों नहीं कर सकते, तो आंसर आप लोगों को मेरे ख्याल से मिल गया होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आंसर एक बार अच्छे से। क्योंकि मनुष्य में जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच अंधनाल होता है, जैसी थैली सी संरचना होती है, जहाँ पर विशेष प्रकार से जीवाणु सेलुलोज को पचाने के लिए होती हैं, वह मनुष्य में अनुपस्थित यानी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई। इसी कारणवश मनुष्य जो होते हैं वह सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ होते हैं, वह सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होता है। ठीक है, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अभी तक तो हमने जितनी चीजें पढ़ी वह हमने पढ़ी कि भोजन को अंतर्ग्रहण किस प्रकार से होता है। प्राणी हो या फिर वो जंतु हो, उसमें भोजन ग्रहण अंतर्ग्रहण करने की जो विधि होती है वह मुख से प्रारंभ होती है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें न पाचन तंत्र होता है और ना ही उनके पास मुख होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर वो लोग भोजन करते कैसे हैं, कहाँ से होता है भोजन का ग्रहण करने की विधि। तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को आप स्किप कर करके बिल्कुल मत देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 आपको यूट्यूब के चैनल पर मिलेगा, वहाँ जाकर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से बताती हूँ, अगर जो लोग बीच में आए हैं उनके लिए पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। अभी तक हमने जंतुओं और प्राणियों में पाचन पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा के में पाचन कैसे होता है, क्योंकि अमीबा के पास ना तो पाचन तंत्र होता है ना ही उसके पास मुख होता है हमारी तरह। ठीक है, तो जानते हैं अमीबा खाता कैसे है। ठीक है, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। आपके स्क्रीन पर अमीबा का वीडियो चल रहा है, तो आप देख लीजिए अमीबा किस प्रकार से होता है। अमीबा जलाशयों में पालने जाने वाला, यानी यह जल में पाया जाता है वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोला सघन केंद्रक एवं कोशिका के आगे पढ़ेंगे। तो जो अमीबा होता है, बात करते हैं अमीबा की। जो अमीबा होता है, अमीबा क्या करता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका होती है वह एक झिल्ली के समान होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। ठीक है, आपके जो सामने वीडियो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये अमीबा का है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो जो अमीबा होता है वह कंटिन्यूसली अपनी जो पोजीशन होती है, अपना जो शेप होता है, उसको चेंज करता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धन निकालता रहता है, जिन्हें पादाफ अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा होगा, आप उसको अगर ध्यान से देखिए कि अमीबा के किनारे किनारे किस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना है। इस संरचना को हम कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, सभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके बताइए कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरी बताई हुई चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी हो रही हैं। ये कितनी उपयोगी हो रही हैं, इसका ज़रूर डिस्कस आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में करिएगा। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं।
ठीक है। अमीबा में खाने की एक अलग ही टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि एक तो अमीबा, सबसे पहले जानते हैं कि अमीबा होता क्या है। अमीबा जल में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा बाहर नहीं मिलेगा आपको, चलता फिरता नहीं दिखेगा आपको, यह सिर्फ पानी के अंदर आपको दिखेगा। तो जो अमीबा होता है यह एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव एवं में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आपको उससे समझ में आ रहा होगा। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको अमीबा के अंदर दिख रही होंगी, मुझे पता है। और आपको इस अमीबा के देखने के बाद आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। वीडियो भी जब हम कोई चीज़ें याद करते हैं तो वो हमारे माइंड से एक टाइम के बाद हट जाती हैं, यानी याद नहीं रहता। लेकिन जब हम किसी को चीज़ को सुनते हैं और देख लेते हैं, अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो वह हमारे माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाती हूँ वो इस तरह पढ़ाती हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक लंबे समय तक याद रहें, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अमीबा का चित्र दिख रहा होगा। वीडियो पे अमीबा का जो वीडियो चल रहा है आप उससे समझ जाएंगे, और जब भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा तो आपके माइंड में सिर्फ ये वीडियो आना चाहिए और आप अपने आप सारी चीज़ें खुद से लिख लोगे। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ रटी नहीं जा सकती। स्पेशली आप साइंस जब पढ़ रहे हो तो साइंस को कभी भी रटा नहीं जा सकता। अगर आप साइंस को समझ लिए तो साइंस आपके लिए ज़िंदगी भर भूलने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप रट रहे हो तो आज रटोगे और कल भूल जाओगे। इसलिए मेरे वीडियो के साथ पढ़ते चलो और चीज़ों को समझ के पढ़ो और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद रखो। तो समझ में आया कि क्या होता है? अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता है। अमीबा जो होता है वह अपनी आकृति और स्थिति बदलता है। इस वीडियो में देखिए जो अमीबा है वह किस प्रकार से अपनी स्थिति और आकृति कंटिन्यूसली बदलता रहता है। ठीक है, वो एक जगह फिक्स नहीं रह सकता। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्धन निकाले रहता है। तो उंगली के समान मतलब प्रवर्धन क्या होता है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, देखिए अमीबा के किनारे किनारे अनेक छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे रोए जैसे। यह क्या कहलाते हैं? यह पादप यानी कृत्रिम पाँव कहलाते हैं, जो इन्हें गति देने, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब अमीबा खाना क्या खाता है? तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, यानी कुछ छोटे छोटे जीवों को आहार के स्वरूप लेता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों तरफ पादप विकसित करता है। पादप यानी अपने जो छोटे छोटे कृत्रिम पाँव होते हैं वह उनको विकसित करता है और निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और इस प्रकार अमीबा का खाना पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आप अपने खाने का पोषण करते हैं उसी प्रकार अमीबा का भी पोषण कंप्लीट हो जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। अब खाद्य धानी में क्या होते हैं? पाचक रस स्रावित होते हैं। खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदलते हैं। पचा हुआ भोजन खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धान्य द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का अद्भुत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, फिर उससे ऊर्जा के रूप में मुक्त किया जाता है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आपके जो खाद्य पदार्थों का शरीर में अन्य भागों में स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ये सब आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप वीडियो को रिवीजन करिए और खाद्य जितनी भी खाद्य प्रणाली थी, यानी जो पाचन तंत्र थे, मनुष्य में हो चाहे पादपों पे हो चाहे वह अमीबा में हो, इन सारे के बारे में मैंने आपको बताया है। इन सभी के पाचन के बारे में आपको पढ़ने के लिए हमारे YouTube के चैनल पर जाना पड़ेगा। एक एक वीडियो आपको सारी डिटेल जानकारी दे देगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे वीडियोस आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो कुछ प्रमुख शब्द जो कि पूरे चैप्टर में यूज़ हुए हैं तो वो कौन कौन से थे? अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुखगुहिका, रदनक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, निष्कासन,
वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कृदनक, अंतग्रहण, यकृत, चवर्णक, ग्रसिका, अग्नाशय, अग्रचवर्णक, पादाप, रूमेनेंट, लाल ग्रंथि और दीर्घरोम। ये सारे वर्ड हम इन जो पूरा चैप्टर था, हमारा जो चैप्टर चल रहा था कि प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है, तो इन सारा जो प्राणियों में पोषण वाले चैप्टर में ये सारे वर्ड यूज़ हुए हैं। तो आप सभी के लिए मैं होमवर्क देती हूँ कि इन सारे वर्ड्स की परिभाषा, अवशोषण किसे कहते हैं, एमिनो अम्ल क्या होता है, सौंगीकरण किसे कहते हैं, पित्तरस क्या होता है, इन सब के बारे में आप 2-2 लाइनें लिख कर रखोगे। ठीक है, ये सारे जो जितने भी वर्ड्स हैं, जो प्रमुख शब्द हैं, इन सब के बारे में आप क्या जानते हो, आप लिख कर रखोगे। तब तक के लिए ये वीडियो को रिवाइज कर लो और पढ़ते रहो, वीडियो को कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो। अपने एक बार एनसीईआरटी इस पूरे चैप्टर की प्राणियों में पोषण वाले पूरे चैप्टर को रिवीजन कर लेना और चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। जो कंफ्यूजन आए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। गुड डे, थैंक यू।